Good morning, students. This is Anurag Tiwari, and as you know that yesterday you all had faced your first UT exam, and now in this video we will discuss those questions related to your UT और देखते हैं कि क्या क्या सोल्यूशंस उनके हो सकते हैं, आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको कई चीजें सब पता चलेंगी, कई छोटे मोटे ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो ऑब्जेक्टिव टाइप में अक्सर पूछे जाते हैं, कैसे हम सिंपली और सरल तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये पहला ही क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 120 न्यूटन। If the distance between the charges is doubled, then the force will be। अब इसका जाहिर सी बात है, ये कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1F proportional to Q1 Q2 by R square, where Q1 Q2 are the two charges and R is the distance between those charges। अब वे अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है k, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यहाँ पर उतरने की जरूरत नहीं है। आप अगर पूरे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यानी अगर आपने डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा दी है तो डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगा और स्क्वायर के फैक्टर में कम होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 1/4 टाइम्स आपका फोर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपका प्राइमरी फोर्स जो है वो F1 है, जिसकी वैल्यू दी है 120 न्यूटन, और आपको F2 निकालना है, यानी न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स यानी F1/4, दैट इज 120/4, which means 30 न्यूटन। So 30 न्यूटन इज द आंसर। So B is your correct one। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना था। इसको आप लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो कि आप दोनों कंडीशंस के लिए फॉर्मूले अप्लाई करिए। F1 equals to Q1 Q2 upon R square and F2 equals to Q1 Q2 upon 4R square, और दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज Question number 2. The electric field intensity at a point situated 4 meter from a point charge is 200 Newton per coulomb. If the distance is reduced to 2 meter, the field intensity will be। This is also a very interesting question। आप इसका भी ऊपर वाले की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R square। ओके, एंड इट इज गिवन दैट 2 मीटर घटा दी गई है। तो घटा देने का मतलब है तो दैट इज R-2 आपको यहां करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको शुरू से लिख के सॉल्व करें, अगर फॉर्मूले से ही हम इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज गिवन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर। तो 4 मीटर पे अगर कोई पॉइंट है तो 200 न्यूटन पर कूलम है, यानी 200 इक्वल्स टू K टाइम्स Q अपॉन 4 स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय 2 मीटर घटा दी गई है, यानी ये E आपको निकालनी है। इसके लिए इक्वल्स टू K, Q की वैल्यू वही रहेगी, 2 मीटर घटा दी गई है, यानी नाउ इट इज 2 स्क्वायर। ओके, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, आपका Q। So 200 upon E equals to 4 upon 16, that is 1/4। So E equals to 4 to the 8, 100 Newton per coulomb। So this is your desired answer। So the question answer C, option C will be your correct one। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में हमें किसी एक ही फॉर्मूले की 2 अलग अलग कंडीशंस दी हो और हमें किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में होने वाला चेंज या उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो हम उसके लिए उसके दोनों कंडीशंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं और दोनों ही कंडीशंस को डिवाइड कर देते हैं, या ऐसा समझिए हम उनका रेशियो निकाल लेते हैं, और इसी अप्रोच से आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। The lines of forces due to charged particles are always straight, always curved, sometimes curved,
none of the above. So the line charges due to a charged particles. तो चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज देयर आर स्ट्रेट. देयर इज नो कर्व्ड लाइन तब होती हैं जब वो एक साइड से दूसरी तरफ की तरफ जा रही होती हैं. तो कर्व हो भी सकती हैं. सो दैट इज, मान लीजिए पॉजिटिव है, दैट इज अ नेगेटिव. तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव से दूर बाहर की तरफ और किसी भी नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होती हैं. नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड. ओके. सो मुझे जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हैं तो बताइए कि ऐसे कंडीशन में हम क्या बताएंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हमेशा किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के लिए किस तरह होती हैं. और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the lines of force due to charged particles are always straight, always curved, sometimes curved, none of the above. So it is always straight. ठीक है, ये theoretical question है, आप इसका पढ़ के आंसर लगा सकते हैं. It is always straight. Now the fourth question, the electric field at a point situated at a distance d from a straight charge conductor is proportional to d, inversely proportional to d, inversely proportional to यहाँ पर स्क्वायर भी होना चाहिए. ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक स्क्वायर फंक्शन होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर. ओके. So the electric field at a point situated at a distance d from a straight charge conductor is, so हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता ही है E equals to K, where K is 1/4 pi epsilon naught Q by R square. So this is your formula of electric field. So always डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. सो आंसर नंबर बी. अब बी या सी इसमें से जो भी स्क्वायर होता है आप उसे लगा सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. The direction of electric field due to zero positive charge is, the direction of electric field due to zero positive charge is, so away from the charge, towards the charge, both A and B, none of the above. So direction of a field due to zero positive, so आप समझिए यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है बट जीरो, सो इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूट्रल. सो इट इज नथिंग, none of the above. So there will be no electric field lines or forces. So question number 6. A field lines and an equipotential surfaces are. Field lines on equipotential surfaces are always parallel, always at 90, inclined at an angle 0, none of the above. So always remember equipotential surface. Equipotential surface का मतलब एक ऐसी surface जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम हो, जिसके कारण किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो. तो ऐसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट 90 डिग्री टू द सरफेस. ओके, सो इट इज लाइक दिस. नाउ द ability of charged bodies to exert force on. Okay students, so moving on the next question. The ability of charged bodies to exert force on one another is attributed to the existence of. So as we know that charge is always quantized and it quantized in forms of electron. Okay, तो किसी भी बॉडी पर अगर कोई चार्ज है तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण क्रिएट हुआ है. या तो उसने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी बॉडी को ट्रांसफर करे होंगे या किसी बॉडी से उसने रिसीव करे होंगे. तो दोनों ही कंडीशन में चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिएट होता है. सो दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ऑब्वियसली द ऑप्शन ए इज करेक्ट. If the sheet of bakelite is inserted between the plates of an air capacitor, the capacitance will be. तो हमें पता है कि किसी भी एयर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. सो विच इज ऑलवेज, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो विच इज c इज ऑलवेज इक्वल्स टू k एप्सिलॉन नॉट a by d. ओके, सो इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो हमेशा हमारा जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस के कारण कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. सो इट इज ऑलवेज इंक्रीजेस. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज having the option B is right. Now moving to the next question. Question number 9. Okay.
So question number 9 is a capacitor stores 0.24 coulombs at 20 volt. Its capacitance is. तो यह ध्यान रखिए, इसमें हमें बड़ा सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो काफी सरल है. देखिए इसमें हमें चार्ज की वैल्यू दी हुई है. सो चार्ज इज Q इक्वल्स टू 0.24 कूलम. ओके, एंड द पोटेंशियल इज V इक्वल्स टू 10 वोल्ट. तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता ही था कि हाउ मच चार्ज वी स्टोर्ड एट हाउ मच पोटेंशियल. कितना चार्ज कितने पोटेंशियल पर स्टोर हुआ है, यही किसी कंडक्टर के लिए उसकी कैपेसिटी कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाता है. सो Q by V, so obviously 0.24 upon V, that is 10. आप हटा दीजिए तो इसे हम लिख सकते हैं, आप 24 इंटू 10⁻³ -3 हो जाएगा. आप इसे दो बार और इधर ले आइए, -6 कर दीजिए. अगर हम पॉइंट अभी यहाँ 1 2 3, अगर हम इसे 0.024 लिख लें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, और तब हम इसे लिख सकते हैं 0.024 माइक्रोफैरड. तो ये इसका कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगा. अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है. ऑप्शन हमें जो दिए हुए हैं वो है 0.024. ये यहाँ पे माइक्रो है, ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोफैरड में है, ये माइक्रोफैरड में है, होना चाहिए. तो दिस वन इज राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. फॉर मेकिंग अ कैपेसिटर इट इज बेटर टू सेलेक्ट द डाइलेक्ट्रिक हैविंग लो परमिटिविटी, हाई परमिटिविटी सेम एज दैट ऑफ एयर. सो ऑब्वियसली इट मस्ट हैव द हाई परमिटिविटी. ओके, क्योंकि परमिटिविटी होगी तो उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वैक्यूम के साथ उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K की वैल्यू है वो हायर निकल के आएगी. इसीलिए हमें ज्यादा परमिटिविटी वाला चूज करना चाहिए. द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल, सो दैट इज कूलम बाई वोल्ट, या और इसी को SI यूनिट में हम लोग कहते हैं फैरेड. ठीक है, तो C by V कूलम पर वोल्ट. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 15 microfarad capacitors are connected in series, the net capacitance is, so 15 microfarad के capacitors connected हैं, series में connected हैं. So it is, मैं पता है सीरीज के लिए 1/C equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. So obviously 1/15 plus 1/15 plus 1/15, that is 3/15, that is 1/5. On getting the reciprocal, capacitance, net capacitance C equals to 5 microfarad, that is 5 microfarad. ऑप्शन नंबर ए. चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एक मिनट से इरेज कर देता हैं थोड़ा. तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कहां कहां पे आपने गलतियां करी हैं, क्या क्या चीजें आपसे छूट गई हैं. नेक्स्ट टाइम जब हम लोग अगली वीडियो में आएंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे आपके लिए. तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए. देखिए थोड़ा मुश्किल भरा समय है, लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन क्या करें, काम भी तो करना है. आप अपने भविष्य से खिलवाड़ भी नहीं कर सकते, हम भी आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए काम तो करना पड़ेगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13. इफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन, तो कैपेसिटेंस, तो ये बड़ा सिंपल है. पैरेलल के लिए तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 3 जुड़े हुए तो 10 + 10 + 10, दैट इज 30 माइक्रोफैरड, दैट इज 30 माइक्रोफैरड. ऑप्शन नंबर बी. अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी रेजिस्टर, इंसुलेटर, गुड कंडक्टर, कंडक्टर. तो डाइलेक्टर में पता है इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स हम यूज करते हैं. 14th का ए. चलिए नाउ an electrolytic capacitor can be used for, तो an electrolytic capacitor is used for DC and as well as AC, बोथ दोनों के लिए यूज होता है. ये ध्यान रखिएगा, ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था. now the capacitance of a capacitor is not acted by distance between, not affected, यहाँ पे affected है सर, ध्यान रखिएगा बेटा, affected. ठीक है, the capacitance of a capacitor is not affected by distance between plates, affect होता है, area of the plate affect होता है, thickness of the plate affect होता है. तो किनसे affect नहीं होता? so यहाँ पे जो thickness of the plate है इससे affect actually नहीं होता है, so that is thickness. area प्लेट्स की एरिया से और प्लेट के बीच की डिस्टेंस दोनों से ही affect होता है, ये ध्यान रखिएगा. Which of the following is not a vector, तो इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? हमें पता है लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, P = mv. ठीक है, ध्यान रखिएगा. एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. जो चीज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वो है इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क डन या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ना तो चार्ज वेक्टर क्वांटिटी है ना वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, two plates of a parallel plate capacitor after being charged from a constant voltage source are separated by a means of insulated handles. Then 1 minute, चलिए। तो two plates of a parallel plate capacitor after being charged from a constant voltage source are separated apart by means of insulated handles. Then the voltage across the plates increases, the voltage across the decreases, charge on the capacitor decreases, charge on capacitor increases. So always the charge on the capacitor increases. ठीक है, question number 18, the D answer is right. Now moving to the 19th question. If AC voltage is applied to a capacitive circuit, if a AC voltage is applied to a capacitive circuit, the alternating current can flow in the circuit because varying voltage produce the charging and discharging current. Of high peak value, charging current can flow, discharging current can flow. So that is option A is right, कि जो varying current है वो charging और discharging दोनों को ही perform करता है। Now the next question is 20 question. A capacitor charged with 200 volt has 2000 कूलम ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज। तो ये तो क्वाइट सिंपल है, तो चार्ज हमें वैल्यू दिया हुआ है 2000, वोल्टेज दिया है 200, सो दैट इज 20 सॉरी 10, ओके 10, so that is 10 फैरेड। तो इस तरह हम कर सकते हैं। चलिए हम इन क्वेश्चंस को यहीं रैप अप करते हैं। आगे के जो 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक आप इन 20 क्वेश्चंस को देखिए, अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो न्यूमेरिकल्स हैं, और इन क्वेश्चंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ठीक है, थैंक यू लर्नर्स।